ठीक है, तो 3 के पार्टीशंस इतने ही बन सकते हैं। अब हम बात करें पार्टीशंस ऑफ 4, 4 के पार्टीशंस कितने बन सकते हैं? तो देखो, या तो हम 4 लिख सकते हैं सीधा, या फिर हम लिख सकते हैं 1,1,1,1,1। देखो इन सब का प्लस भी 4 ही होता है। या फिर हम लिख सकते हैं 2,2, ये भी 4 ही होता है। या फिर हम लिख सकते हैं 1,1,2,1, फिर से 2 3 4, सॉरी ये तो 4 हो गया, इसको काट, हाँ 2,2 1,1 ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 4 जो है वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, मतलब एक और बच गया अभी कोई सा, हाँ 3,1, एक ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी होता है 4। तो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 4 है वो कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 और 5, इनके अलावा और कोई हम नहीं लिख सकते, इसके और टुकड़े नहीं तोड़ सकते हम 4 के, इनके अलावा। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 4 बराबर कितने होते हैं? 5। 3 के 3, देखो 1 का 1 होता है, 2 का 2, 3 का 3, 4 के 5 हो जाते हैं। और फिर इसके आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बैठ के आगे के आप याद कर लो, n बराबर 5। अब हम बात करते हैं n बराबर 5 के, इधर ही देख लो, n बराबर 5 के तो 5, या फिर 4,1, 3,2, 3,1,1, 2,2,1, या फिर 2,1,1,1, या फिर 1,1,1,1। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 6 के 11 होते हैं, 7 के 15 होते हैं, और 8 के 22 होते हैं। ठीक है, अब इतना आगे तक तो जाएगा नहीं, बाकी जाए तो इतना ध्यान रखना। 1,1, देखो 1,1, 2 के 2, 3 के 3, और 4 के 5, और 5 के 7, और 6 के 11, 7 के 15, और 8 के 22। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम पे। हर इंटीजर जो कि 1 से बड़ा है, या तो वो प्राइम नंबर होगा, या फिर वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में, मतलब गुणनफल, या फिर प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्या, उनके गुणनफल में हम उसको दर्शा सकते हैं। या तो वो 1 होगा खुद, ठीक है, या फिर वो प्राइम नंबर होगा, या फिर वो प्राइम नंबर के गुणनफल में होगा, प्रोडक्ट में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2024 अपन ने लिया, कोई भी एक इवन नंबर ले लिया, चलो 2024, तो 2024 अपन ने लिया, तो 2024 का अपन ने सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया, तो क्या आया? देखो 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू 23, यही होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो वापस 2024 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर हो, आप उसको, या तो वो खुद प्राइम नंबर होगा, तो देखो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो प्राइम नंबर्स के गुणनफल में होगा। तो देख लो 2 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। आप कोई भी नंबर आपके दिमाग में सोचो और उसका ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन काटो, और जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो उसके जस्ट बाद में आप देखोगे कि वो किसी ना किसी प्राइम नंबर्स के गुणनफल का ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरम थी इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आगे चलते हैं, वो इसी तरीके से देखो 2025 का देख लो, 2025 में 2025 का देख लो, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, देखो 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 2023 का देख लो, 7 इंटू 7 का 17 का स्क्वायर, दोनों प्राइम नंबर है। तो हमेशा अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, तो अपन आते हैं फॉर एवरी, इसको अपन बोलते हैं फॉर एवरी एन जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और 2 या फिर 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा है। देखो 1 हो गया तो 1 तो खुद 1 ही हो जाता है, 1, ठीक है। लेकिन 1 को हटा के, 1 के अलावा 2 है या फिर 2 से बड़ा कुछ भी हो, तो उसको अपन हमेशा ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। और ये फॉर्म क्या है? इसके अंदर P1 P2 P3 ये जो P वाले हैं ये तो प्राइम नंबर है, और जो पावर्स में चल रहे हैं ये क्या है? ये क्या बोलते हैं, पावर से कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें हुई थी P की पावर 4, इसमें P की पावर 2, ठीक है, P2, ठीक है। अब अपन आते हैं इसमें अर्थमेटिक फंक्शन, टो फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन को हम टो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक फंक्शन को टो फंक्शन कहते हैं। अब देखो कहाँ गया, अर्थमेटिक फंक्शन को ही हम टो फंक्शन कहते हैं। टो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर वेयर टो एन सभी डिविजर्स की संख्या। देखो मैं फिर से इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, इसको पढ़ने में थोड़ा ओड लगता है, इसको ऐसे ही समझ लो, फिर आप उसको लास्ट में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो जो टो फंक्शन होता है उसको अपन ऐसे दर्शाते हैं टी से, टो ऑफ एन, कोई भी एन। जैसे मैं मानता हूँ, जैसे अभी मैंने बोला टो ऑफ 4, तो सीधा सा मतलब इसका ये होता है कि नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 4 के डिविजर्स कितने हैं, मतलब 4 किस किस के पहाड़े में आता है। तो देखो जैसे अपन बात करते हैं टो ऑफ 4, तो देखो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, 4 को सबसे पहले विभाजित कर दो, तो 4 को अपन 2 प्राइम नंबर्स के उसमें फैक्टर्स में,
तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं अपन 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 गुना 2, दोनों प्राइम नंबर ही है, तो अपन इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर ऐसे। तो अपन 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं भाई, देसी भाषा में अपन ने निकाल लिया कि 4 को हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, पी का स्क्वायर। अपन को इसको पी की पावर अल्फा के फॉर्म में बदलना है, जो अपन ऊपर पढ़ के आए थे अभी, ठीक है। पी से पी का मतलब प्राइम नंबर, तो 2 की पावर कितना हो गया है 2। तो अपन जो टो 4 होगा वो कितना होगा, ये जो पावर में है ना इसमें +1 कर दो बस, 2 + 1, तो टो 4 बराबर कितने होंगे 3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलूँ जैसे टॉफ क्या बोलूँ बताओ, टॉफ 9 बोलता हूँ, तो टॉफ 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर, टॉफ 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये भी देखो 2 + 1, तो ये भी 3 होगा, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ, इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, इन्हीं में से देख लेते हैं कोई सा, ठीक है। अब आप इसको देखो, टॉफ 1 1, टॉफ 2 2 की पावर 1, तो 1 + 1 2, टॉफ 3 तो 2, देखो वैसे तो सीधी सी बात है 2 और 3 प्राइम है, ठीक है, 2, तो इनके डिविजर्स कितने हो सकते हैं भाई, टो का मतलब ये डिवीजर होता है ना कि किसके पहाड़े में कितनी संख्याएं हैं 2 से छोटी जिनके पहाड़े में ये आती है। तो देखो 2 या तो 1 के में आएगा या 2 के में आएगा बस, क्योंकि खुद प्राइम है ना, 3 भी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर 2, तो जितने भी प्राइम नंबर है ना उनका तो आंसर 2 ही होगा, कोई भी प्राइम नंबर देख लो। देखो 5 प्राइम नंबर तो इसका भी 2 आ गया, देखो 11 प्राइम नंबर है तो 11 का भी 2 ही आ गया, तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे सबका आंसर तो 2 होगा। बाकी बिना प्राइम के अलावा देखते हैं उनके कितने हो सकते हैं, तो उनका ये होगा, देखो जैसे 4 था तो अभी अपन ने निकाल के देखा 2 की पावर 2, तो 2 + 1 3 4 हो गया था। 6 का अपन देखते हैं, देखो 6 का मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 6 आ गया 6, तो 6 को अपन लिख सकते हैं, अभी अपन ने इसका 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो 2 और 3 आया, तो हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो देखो इसमें भी 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, अपन को पावर से मतलब है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, तो पावर इसकी कितनी थी 1, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, इसमें कितनी थी पावर, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, जो भी पावर होती है उसमें अपन 1 प्लस करते हैं, ठीक है। और अगर अब 2 प्राइम नंबर्स आ गए तो अपन इसको बीच में गुना करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी पावर 1 थी 2 और इसकी पावर 1 थी, ये भी हो गया 2, 2 गुना 2 4, तो 6 के टोटल कितने होंगे डिविजर्स 4 होंगे, ठीक है। तो अपन इधर चलते हैं, 7 प्राइम नंबर है तो इसके 2 हो गए 8, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 + 1 4। इसी तरीके से हम आते हैं 9 पे, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी पीछे करके भी देख लिया था अपन ने, 2 + 1 3। 10 को हम 5 2 जा 10 ऐसा लिखते हैं, तो 5 की पावर 1 2 की पावर 1 1 + 1 × 1 + 1, तो 2 × 2 4 हो गया। 11 प्राइम नंबर है तो इसका 2 हो गया। 12 को हम 3 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखो ये तो हो गया 1 + 1 और ये हो गया 2 + 1, तो 3 2 जा 6, ठीक है। दोनों की पावर में 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से आप कोई सा भी निकाल के देख लेना। अब अपन चलते हैं, यूलर फंक्शन है फाई फंक्शन। देखो अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था पीछे कि जो को प्राइम होता है, ये जो इसी को अपन फाई एन बोलते हैं, ठीक है। और इसको अपन अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो ये यूलर फंक्शन होता है। देखो ये लिखा हुआ यूलर फाई फंक्शन फाई एन। अब आपको जीवन में कहीं पे भी फाई एन लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब वो भी को प्राइम की बात है, को प्राइम निकालने का साइन है ये, देखो मैंने लिख रखा है फाई एन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फाई ऑफ 1, तो 1 का तो 1 ही होगा, को प्राइम 1 का को प्राइम 1 ही होता है। तो फाई ऑफ एन जो होते हैं वो कितने होते हैं, यू ऑफ एन के बराबर होते हैं। अब यू ऑफ एन क्या था, देखो ये थे यू ऑफ एन, तो फाई ऑफ एन यू ऑफ एन के बराबर होता है। तो देखो है ही, मैं पहले ही बोल दिया था यू एन और फाई ऑफ एन एक ही बात है, ठीक है। अब अपन आते हैं इधर, देखो इसको पढ़ो। एन के छोटे उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या जो एन के साथ को प्राइम है वो यू एन होता है, वही तो यू एन होता है, इसीलिए तो वही फाई एन है। तो मतलब लगभग क्या सेम ही है दोनों, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पर, देखो अगर इफ़ कोई भी नंबर है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर है जिसको अपन ने तोड़ के इस फॉर्म में लिख दिया, ये फॉर्म का मतलब जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था 6 को, अभी दिखा देता हूँ। जैसे 6 था तो 6 को 3 × 2, तो 2 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये इसी फॉर्म में लिखा गया, ये भी प्राइम नंबर की फॉर्म में और अल्फ़ा पावर्स की फॉर्म में, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में लिखना है उस नंबर को, आपको फाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक तरीके से फाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। देखो मतलब को प्राइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अपन पीछे को प्राइम निकाल के आए ही हैं, देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ पीछे देखो, अभी अपन इधर निकाल के आए ही हैं। देखो ये रहे, जैसे मैंने बोलूँ यू ऑफ 15 है, तो अपन ने निकाला देखो बैठ के कि 1 के साथ को प्राइम है, ये 2 के साथ है, ये 4 के साथ है, 7 के साथ भी है, 8 के साथ भी है, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए।
आपको कोई डायरेक्ट बताए किसी फॉर्मूले से पता लग जाए कि यार डायरेक्ट ही पता लग जाए UO15 कितना होता है, तो उसके लिए यूलर भाई साहब 5 फंक्शन लेके आए थे। ठीक है, 5 फंक्शन से पता लग जाता है कि थे कितने। तो देखो अभी जैसे अपन सीधा 15 का ही निकाल लें, चलो पहले छोटा निकाल लेते हैं, तो 15 का अपन लास्ट में निकालेंगे। अभी अपन देखते हैं U(1) तो 1 ही होता है, U(2) देखो ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब U(2) की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके। मैं इधर लिखता हूँ फिर से, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 जो है उसको अपन प्राइम फैक्टर करके 2 ही लिख सकते हैं बस। अब 2 की पावर कितनी है 1, तो अपन को कुछ नहीं करना, जो भी इसकी पावर है उसमें से एक घटाना है बस। देखो उधर अपन 1 प्लस करके लिख रहे थे, इधर एक घटा के लिखना है। तो देखो इसको अपन को कुछ नहीं लिखना, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, एक पावर कम को माइनस करना है बस। तो कितना आया, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 माइनस 1 1, तो इसका 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं, जैसे 3 होता है तो 3 होता है, तो 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, एक से कम पावर 0। 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 0 होता है 1, 3 माइनस 1 तो ये होगा 2। ठीक है, इसके को प्राइम्स कितने होंगे 2, 3 के। अब मैं इसी तरीके से बात करूं, चलो बताओ 4 का, 4 को अगर अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो देखो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, एक कम, जो पावर है उससे एक कम में माइनस करना है, तो 4 माइनस 2 2। तो देखो 4 के जो को प्राइम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमको पता है 2 होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, ये होते हैं 2 को प्राइम। 3 के भी 2 होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, लेकिन 2 का तो सिर्फ एक ही होता है, एक, जो अपन ने इस फॉर्मूले से पता लगा लिया। इसी तरीके से अभी मैं बात करूँ, अपन ने देख के आए हैं पीछे कि 15 का 8 होते हैं, पीछे अपन देख के आए हैं। अभी इस फॉर्मूले से निकालते हैं 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 प्राइम के फॉर्म में। तो देखो ये 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, और ये 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, ऐसा ही लिखा जाएगा ये इसी तरीके से। तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 ये हो गया 4, तो 4 2 जा 8 हो गया ना 8। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। ठीक है, इसी फॉर्मूले, इसको अपन बोलते हैं टो फंक्शन, टो ऑफ एन। अब टो ऑफ एन कैसे भी निकालो, जैसे आपको जिस भी नंबर का आपको निकालना है, तो इतने सारे निकाल के दे रखे हैं, आराम से देखो। ठीक है, अब अपन आते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास पे आते हैं। देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखो इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करते हैं इससे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ऐसा एक ब्रैकेट बनाओ और उसके अंदर एक एलिमेंट लिख दो, A B C D कुछ भी, तो अपन इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं इसको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, ऐसा कभी भी लिखा हुआ है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी। ठीक है, ये होता है इक्विवेलेंस क्लास। अब अपन ये तो इसको डिनोट कर दिया, अब अपन समझते हैं होता क्या है। तो देखो लेट R be a equivalence relation defined on a set S. The equivalence class of an element A of a set S is the set of all those elements of H which are related to A. अब देखो आप इसको पढ़ के वापस वही बात हुई होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखो लेट R be an relation defined on set of integer Z. ठीक है, R एक रिलेशन है, किसी इंटीजर Z पे इसका कोई सेट डिफाइन है, सच दैट कुछ इस प्रकार की A, B जो वो तो बिलोंग कर रहा है Z को, और A रिलेट कर रहा है B को, किस तरीके से, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, 4 अगर डिवाइड करेगा A माइनस B को, ठीक है, तो ये इसको A रिलेट करेगा B को कब, अगर 4 डिवाइड करेगा 1 माइनस B को। तो देखो इसने इसको कैसे निकाला है, अपन इसमें क्या चेक करते हैं, अपन सारी चीज़ें चेक करेंगे। देखो 3 चीज़ें चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसडेरिवेटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जो लास्ट में एक बात बताऊंगा बस वो इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में होता क्या है। ठीक है, बाकी अपन को लास्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, वो मैं बता दूंगा कि भाई ये याद रखना था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की अगर अपन बात करते हैं तो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। तो देखो अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया कि A जो होता है ना, अपन जब क्या बोलते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत चलती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसडेरिवेटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो अपना B होता है ना, और कोई जो होता है उसको अपन A से ही रिप्लेस कर देते हैं, मतलब दोनों को सेम रख देंगे। तो देखो B की जगह पे भी A रख दिया, तो मैं फिर से इसी में समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। ठीक है, तो अब देखो सिमेट्रिक की अगर अपन बात करते हैं, सिमेट्रिक की, ठीक है, तो A रिलेट करेगा B को किस तरीके से, देखो क्वेश्चन अपना था A रिलेट करेगा B को किस तरीके से, अगर 4 डिवाइड करता है A माइनस B को। देखो इसका मतलब डिवाइड था, अपन पहले पढ़ के आए थे। ठीक है, इसका मतलब तो 4 डिवाइड करेगा A माइनस B को। ठीक है, अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो B की जगह पे भी A ही रखेंगे, तो अपन इधर देखेंगे कि क्या 4 डिवाइड कर रहा है A माइनस A को,
तो हाँ 4 डिवाइड कर रहा है 0 को, बिल्कुल कर रहा है 4 0, क्या दिक्कत आ रही है, 4 4 0 से 0 बिल्कुल हो रहा है, मतलब हो रहा है डिवाइड, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ना, तो बिल्कुल हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब सिमेट्रिक अपना इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब अपन सॉरी रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव होता है ना पहला, रिफ्लेक्सिव अपना इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड आता है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि अपन इसको चेंज करके देखते हैं। चेंज करके कैसे, जैसे a माइनस बी से डिवाइड करने में भी 4 ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या b माइनस ए में भी यही आएगा, क्या हो जाएगा क्या डिवाइड, ठीक है। 4 माइनस ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है 4, तो क्या b माइनस ए से भी हो जाएगा क्या। तो अपन इसमें कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही देख लो 4 इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो माइनस कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा b माइनस ए, ठीक है, तो b माइनस ए बचेगा। तो देखो तो 4 डिवाइड करेगा b माइनस ए को, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो b रिलेट कर रहा है यहाँ पे a को, तो यहाँ पे भी b रिलेट कर गया a को, इधर a रिलेट कर रहा था b को, इधर b रिलेट कर गया a को। उसी तरीके से देखो सेम टू सेम बन गया ना, a माइनस बी, 4 डिवाइड्स a माइनस बी, इधर 4 डिवाइड्स b माइनस ए, इसका जैसा ही दिख जाना चाहिए, ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। आप कोई और नंबर भी पुट करके देख सकते हो a और b की जगह पे, अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये भी करेगा। आप कोई भी एक अपने मन से कोई भी नंबर देख लेना, बस वो a माइनस बी करने से 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो इधर पुट करोगे तो भी वो डिवाइड ही होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब देखो जो अपना ट्रांजिटिव होता था वो क्या होता था, वो होता था कि अगर a रिलेट कर रहा है b को और b रिलेट कर रहा है c को, देखो यही होता था ट्रांजिटिव, कि अगर a रिलेट कर रहा है b को और b रिलेट कर रहा है c को, तो a भी रिलेट करना चाहिए c को, यही होता था भाई। सेट रिलेशन फंक्शन में अपन देखते हैं, बाकी अपन एक बार फिर देख लेंगे, अभी मैं सेट रिलेशन फंक्शन नहीं देखा इसलिए मैं इसको थोड़ा से लाइटली बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। बस आप अभी के लिए ये समझ लो कि सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि अगर a रिलेट कर रहा है b को सिमेट्रिक में, तो b भी रिलेट करना चाहिए a को, ये होता है सिमेट्रिक में। और ट्रांजिटिव में होता है कि a रिलेट कर रहा है b को, b रिलेट कर रहा है c को, तो a जो है वो c को रिलेट करना चाहिए, ठीक है। ये होता है अपना ट्रांजिटिव में। और रिफ्लेक्सिव में तो कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव में तो सीधा होता है कि a रिलेट कर रहा है अगर b को, तो a रिलेट करना चाहिए a को, मतलब एक ही जगह पे a पटक, तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसा हाँ ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अपन लास्ट वाली बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो ट्रांजिटिव की अगर अपन बात करते हैं तो देखो a रिलेट कर रहा है b का मतलब होता है ये, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि a रिलेट b को कर रहा है कुछ इस प्रकार, तो a रिलेट b का मतलब ये है। तो मान लो अगर ये है, ठीक है, और उसने बोल दिया कि b भी रिलेट कर रहा है c को, b रिलेट कर रहा है c को, इसका मतलब हुआ कि 4 b माइनस सी, ठीक है। a की जगह पे a था, b की जगह b था, तो b की जगह b आ गया, c की जगह c आ गया, ठीक है। 4 डिवाइड्स b माइनस ए। तो अब क्वेश्चन ये है अपना, क्या a रिलेट करेगा c को, मतलब क्या 4 डिवाइड्स करेगा a माइनस सी को, ये अपन को पता लगाना है। अगर ऐसा हाँ है कि हाँ ऐसा होगा, तो बिल्कुल ये जो पूरी बात है ये बिल्कुल अपनी सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो अपन अभी बात करते हैं, तो इसको अपन देखो कैसे सोल्व करेंगे। इन दोनों को आप प्लस करो, इन दोनों को, ठीक है। 4 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दोनों प्लस ऐसे ही होते हैं। ये देखो तो कट गया, ये कितना बचा a माइनस, तो देखो 4 डिवाइड कर गया a माइनस सी को, इन दोनों को प्लस करने पे क्या हो गया 4 डिवाइड कर गया a माइनस सी को, तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर गया। अब आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे तो आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी दो नंबर ले लो, उस नंबर में से b को जब आप घटाए हो, जैसे 2 और 0 ले लिया आपने, ठीक है। जैसे 2 और 0 लेना तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपने 8 और 4 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो 8 में से 4 गए तो कितना बचा 4, तो 4 डिवाइड कर रहा है इसको, हाँ ये तो रिलेट कर गया। इस पे बात है अपन, इधर 4 है तो इसको c को 0 ले लो, ठीक है। तो 4 माइनस 0 4, तो देखो हाँ 4 डिवाइड कर गया 4 को, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब इधर अपन देखते हैं, इसको अपन ने लिया था 8 और इसको लिया था 0, देखो ये भी डिवाइड कर गया, इसको कर गया ना, तो मतलब सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो इसको भी करेगा। तो तीनों बातें सत्य हो गई, और जब तीनों बातें सत्य हो जाती हैं तो अपन इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जब तीन बातें सत्य हो जाती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब तीन ये बातें सत्य हो जाती है तो अपन उस बात को बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये जो इतनी सारी बातें मैंने बताई है वो यही बताने के लिए बताई है कि इक्विवेलेंस क्लास आखिर में होती क्या है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर दें उसको अपन इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। लेकिन इसको मैं और अच्छे से थोड़ा आगे बता देता हूँ लोग। देखो ये तो बेसिक हो गया उसका, ठीक है। अब अपन आते हैं उसके थोड़े इस पे, जैसे -1 का इक्विवेलेंस क्लास आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई -1 का बताओ, ठीक है। क्वेश्चन अपना वही है वो पीछे वाला जो था, ठीक है। अब अपन आते हैं -1 का इक्विवेलेंस क्लास x बिलोंग्स टू z,
एक्स रिलेट टू -1, देखो एक्स रिलेट टू बी था उधर पीछे, तो जो अपना क्वेश्चन आ गया अब जिसका इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं वही रख दो उसकी जगह पे -1, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या था, 4 डिवाइड्स a माइनस बी, यही था। तो देखो b की जगह पे अपन ने -1 पुट किया ही है, ठीक है, b की जगह पे -1 पुट किया, तो देखो x माइनस -1, b की जगह पे -1 पुट कर दिया तो ये x प्लस 1 हो गया। तो देखो x प्लस 1 डिवाइड्स 4k, ठीक है, x प्लस 1 डिवाइड्स 4k, तो x प्लस 1 बराबर 4k हो गया। अब देखो इधर से निकाला, एक को उधर ले गए, x बराबर 4k माइनस 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सीधा सट के इसको उठा के देखो अपन यहाँ रख लिया, कुछ नहीं अलग से रख लिया ताकि साफ दिखे। अब कुछ मत करो, बस k की वैल्यू पुट करते जाओ। k बराबर आपने 0 पुट किया -1 आ गया, k बराबर 1 पुट किया 3 आ गया, 2 पुट किया तो 4 2 8 -1 7 आ गया, अगर -1 पुट किया तो देखो -5 आ गया। तो इस तरीके से ये वाला सीन बनता जा रहा है। अब पुट करते जाओ, कुछ भी k बिलोंग टू z है, कुछ भी पुट करते जाओ आप, तो आपका ये बनता जाएगा। अब देखो आप इसको ऐसे समझो, अब आगे के अपन को देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इस सब चीज़ों में सिमिलर चीज़ हो रही है। अभी आप बस ये देखो कि इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास बनी है -1 की, इधर देखो समझने की बात क्या है, ये इतनी बातें समझने की नहीं है, इसमें समझने की बात ये है कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास बनी है -1 की, ये क्या बनी है, ये बनी है -1 3 -5 7 -9 11 और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास बनी है। इसकी जो भी इक्विवेलेंस क्लास बनी है, इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी कि अगर आप 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो आपको 3 की इक्विवेलेंस क्लास में ये -1 5 7 ये सब दिख जाएंगे, ये -1 ये सब दिखेंगे आपको 3 की इक्विवेलेंस क्लास में भी, और -5 की इक्विवेलेंस क्लास में भी आपको ये सब दिखेंगे, ये सब, और 7 की में भी दिखेंगे। देखो इसने यहाँ पे करके भी दिखाया होगा, मैंने किया होगा, रुको मैंने किया था, आगे किया था शायद, नहीं इधर नहीं किया शायद, आगे देखते हैं, रुको थोड़ी देर में आगे आ जाएगा शायद। देखो इधर देखते हैं, तो इनकी जो आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ना वो बिल्कुल सिमिलर होती है। आप कोई सी भी चीज़ की इक्विवेलेंस क्लास निकालो इनमें से, इनके अलावा नहीं, जैसे 2 नहीं आ रहा इसमें तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास डिफरेंट होगी, 0 नहीं आ रहा इसमें तो 0 की डिफरेंट होगी। तो देखो अपन ने डिफरेंट वाली निकाल के देख ली, 0 की निकालते हैं, तो 0 किसने सेम इसी तरीके से निकाला, 4 डिवाइड्स x माइनस ए, तो b की जगह पे 0 रख दिया उस जगह, तो x बराबर 4 के आ गया, k की जगह 0 रखा, k की जगह +1 रखा तो 4 आ गया, -1 रखा तो -4 आ गया, तो +-4, तो इस तरीके से जाने लग गया, ठीक है ये वाला। तो देखो 4 का 8 का 12 का 16 का इस तरीके से जो चल रहा है, इनका आप जब इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो यही आएगा, सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है। ऐसे अपन बच गया, अब अपना 1 बच गया था इस ऊपर वाले में, 0 बच गया था, 1 बच गया था, तो देखो 1 का निकाल के देख लो, 1 का निकाला तो देखो x-1, ठीक है, x माइनस बी था पीछे क्वेश्चन, तो x-1 बराबर 4k, x बराबर 4k प्लस 1, ठीक है। अब 4k प्लस 1 इधर आ गया, देखो k की जगह 0 रखा तो 1 आ गया, k की जगह 2 रखा तो 4 2 8 और 1 9 आ गया, k की जगह अगर 1 रखा तो 4 और 1 5 आ गया, k की जगह -1 रखा तो -3 आ गया। तो ये वाला चलता जा रहा है, देखो ये, हाँ अब अपन आगे आते हैं। अभी 2 बच गया था एक, उसमें 0 ले लिया अपन ने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, देखो 2 बच गया था, तो 2 का ये बन गया। अब देखो 2 के में जितने भी आ रहे हैं ये आपको पीछे किसी में भी सिमिलर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 1 में जो भी आए थे वो पीछे किसी में भी सिमिलर नहीं मिलेंगे, ये खुद के डिफरेंट ही आते हैं। और अब आप गलती से अगर आपने 10 का निकाल के देख लेना, यही सारे आएंगे जो 2 के में आ रहे हैं। ऐसे 7 बच गया था तो 7 का भी निकाल के देख लिया। अब देखो इधर जो समझने की बात थी ओवरऑल लास्ट में, वो इतनी ही थी बस। वो क्या थी मैं आपको एक बार आराम से बता देता हूँ। इधर जो समझने की बात थी, ये जो इक्विवेलेंस क्लास का मैटर था, इसमें जो समझने की बात थी वो क्या थी, देखो इक्विवेलेंस क्लास वाले चीज़ में समझने की बस इतनी चीज़ थी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अगर अपन ने किया और कुछ आया उसके अंदर, जैसे मान लो कुछ भी आया A1 B2 C3 डॉट कुछ भी जो भी आया इसके अंदर, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो B2 है वो बराबर होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के। ये जो B2 है ना, इसकी इक्विवेलेंस क्लास इस पूरे की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर होगी। ये जो C3 है ना, मानो C3 है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास इस बराबर होगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के भी, B2 के भी, A1 के भी, इन सब के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है, जो इस ए के इक्विवेलेंस क्लास में नहीं है, जैसे अपन ने पीछे देखा था 0 नहीं था, 1 नहीं था, 2 नहीं था, 7 नहीं था, ठीक है। ऐसा कोई इक्विवेलेंस क्लास है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो इसके इक्विवेलेंस क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अपन ये कहेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो 1 था, अपन पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो 1 था, बीच में डॉट लगा दिया, ठीक है। डॉट मतलब ये, इसका मतलब होता है डिसजॉइंट, मतलब ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है, ये डिसजॉइंट होंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 था वो डिसजॉइंट होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
-1 से अपन ने -1 का ही तो निकाला था सबसे पहले, तो -1 की इक्विवेलेंस क्लास में जो भी आए थे उनसे डिसजॉइंट होगा इसका डिसजॉइंट होगा 2 से, क्योंकि इनका आपस में कोई सा भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर गलती से एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाता तो ये पूरे के पूरे बराबर ही हो जाते। कोई भी अगर एक एलिमेंट भी अगर उसमें आ गया तो पूरा बराबर होगा। बस यही बात इधर समझने की थी। इसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट, और यही चीज़ अपन को इधर समझने की थी। ठीक है। इसको अगर अपन खा गया क्वेश्चन, हाँ, इसको अगर अपन यूनियन लगा देते हैं तो इनके डिसजॉइंट्स का यूनियन हो गया, और डिसजॉइंट्स की यूनियन अगर अपन लगा देते हैं तो सारा का सारा सेट आ जाता है उसके अंदर जेड का। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं जेड की, तो जेड में जैसे आता है 0, -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3 ऐसा चलता है। अपन ने जब -1 का निकाला था तो अपन को 1 नहीं मिला था, 0 नहीं मिला था, 2 नहीं मिला था, आगे से 7 नहीं मिला था, इतनी चीज़ें नहीं मिली थी। तो अपन ने बस इतना लिखा कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 का मिला, फिर ये डिसजॉइंट हुआ, उसके बाद में हम 0 का निकाले, फिर इसका डिसजॉइंट हुआ, फिर हमने 1 का निकाला, फिर इसका डिसजॉइंट हुआ, फिर हमने 2 का निकाला, फिर इसका डिसजॉइंट हुआ, फिर हमने 7 का निकाला। ऐसा चलता जा सकता है। ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं डिसजॉइंट यूनियन बोलते हैं इसको। ठीक है। इन सबको मिलाते हैं डिसजॉइंट यूनियन। सिमिलर्स में कभी भी डिसजॉइंट यूनियन नहीं हो सकता। ठीक है। ये चीज़ समझने की थी बस इक्विवेलेंस क्लास में इतनी। लास्ट में जो इतनी बताइए ये वाली काम की चीज़ थी बस। अब अपन आते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सा मतलब ये होता है, देखो ये जो 3 डंडे अपन ऐसे खींचते हैं इसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब होता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो उसको अपन पढ़ते हैं, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n। A जो है वो B mod n के कॉन्ग्रुएंट है। B mod n का मतलब क्या होता है, B को n से डिवाइड देने के बाद बचा हुआ रिमाइंडर। तो देखो n डिवाइड्स A माइनस B। ठीक है। B A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n का मतलब होता है n डिवाइड्स A माइनस B। देखो इसको ऐसे समझ लो, B इधर चले जाएगा, वैसा होता नहीं है लेकिन समझ लो B इधर चले जाएगा, A माइनस B